मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम लोग ट्रिक नंबर 11 के साथ अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूं कि इसके पहले जो मैंने आपको टोटल 10 ट्रिकें दी हैं वो आपको समझ में आई होंगी और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा है वो सभी लोग फॉर्म भर दें। 1 या 2 दिन और बाकी है, लास्ट डेट 27 जून है। और एक जो क्वेश्चन जो मैं सभी लोगों से प्राप्त कर रहा हूँ, लगभग बहुत लोग मेरे को मैसेज भेज रहे हैं कि सर हम कौन सी बुक से पढ़ाई करें। एक मैं पूरा मंत्र बता रहा हूँ आपको, अगर आपको CTI क्लियर करना है तो आप चाहे जो भी बुक जो आपके थ्योरी ट्रेड में लग रही है आप उसके बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ लें अपने हिसाब से। टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। मैं बता दूं 50-50 का रेशियो होता है। बहुत पढ़ के भी जाओगे तो 40 से 45 क्वेश्चन, सॉरी 45 से 50 क्वेश्चन ही सही करके आ पाओगे, बहुत पढ़ के जाओगे तो। और एवरेज पढ़ के भी जाओगे तो आप 40 क्वेश्चन सही कर पाओगे। ठीक है। जो आप ज्यादातर क्वेश्चन जो सही हो पाते हैं वो मैथ और रीजनिंग के हो पाते हैं। इसमें 25 के 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। ठीक है। तो आप जो है 65 से 70 नंबर ऐसे ला सकते हो। थ्योरी बहुत पढ़ोगे तो 50 से 55 के बीच में भी नंबर स्कोर करते हैं लोग। लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिसको बहुत कुछ नहीं आता है, वो अपने स्कोर को 40 से 45 के बीच में रखकर थ्योरी में और इसमें 20 नंबर पाकर 65 नंबर ला सकता है। तो वैसे थोड़े बहुत आप लोग सोचिए और परेशान मत होइए। ठीक है। इस समय कोई आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल मेरे जितने वीडियो में बनाऊंगा मैथ का और रीजनिंग का वो देख के चले जाना और अपने ट्रेड थ्योरी के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़कर चले जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे कि हाँ मेरे क्वेश्चंस और मेरे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए। राम की वर्तमान आय 5,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 1,000 रुपये की वृद्धि हुई हो तो बताएं उसकी आय कितने प्रतिशत बढ़ी है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जो वर्तमान आय है वो 5,000 है और उसकी आय 5,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दी गई, मतलब 1,000 रुपये बढ़ा दी गई या 6,000 कर दी गई, बात तो एक ही हुआ। 1,000 जो रुपया बढ़ा है वो किस पर बढ़ा है, 5,000 पे बढ़ा है। तो जिस पे भी बढ़ा होता है उसी पर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। 5,000 में रुपया कितना बढ़ा है, 1,000, तो 5,000 हमारा नीचे रहेगा और 1,000 ऊपर रहेगा। ठीक है। तो वृद्धि कितनी हुई हमारी, 1,000, लेकिन वृद्धि परसेंटेज जब निकालेंगे तो 1,000 ऊपर रहेगा और 5,000 नीचे और गुणे 100 कर देंगे। जैसे हम लोग करते थे ना कि 200 नंबर अगर कोई 480 नंबर पाया है 600 में से तो 600 नीचे रखते थे और 480 ऊपर रखते थे और गुणे 100 कर देते थे, परसेंटेज निकल जाता था। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, वृद्धि हुई है तो किस पर वृद्धि हुई है, वृद्धि 5,000 पे हुई है। तो हमारा 5,000 नीचे रहेगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा यहाँ पे और ये 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 1 जीरो और 20 बार में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 20%। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आपके CTI में आते हैं। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, चाहे आपका NTPC का एग्जाम हो, चाहे भेल का एग्जाम हो, चाहे कोई भी ITI स्तर का एग्जाम होता है, इनफैक्ट ये यूपी टेट के भी जो एग्जाम होते हैं, सीटेट के भी एग्जाम होते हैं, उसमें भी इस लेवल की बेसिक परसेंटेज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे होते हैं। अगला प्रश्न, यदि राम का वेतन अंजलि के वेतन से 10% अधिक है तो अंजलि का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं तो मैं आपको कोई फार्मूला नहीं रटवाता हूं, मैं आपको लॉजिक के द्वारा समझाता हूं, कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाता हूं। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप बार बार देख लें, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहां पर मैं एक तरीके से आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा,
बहुत लोग फार्मूला बताते हैं इस क्वेश्चन को लेके, ऐसे बहुत तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको नीचे और सारे भी क्वेश्चन बताऊंगा। यहाँ पर जो भी मैंने चीज लिखी है अभी, इसको देखकर कंफ्यूज मत होइए आप पहले प्रश्न को समझिए। यदि राम का वेतन अंजलि के वेतन से 10% अधिक है, मतलब अंजलि का जितना भी वेतन है उससे 10% ज्यादा राम का वेतन है, तो पूछा जा रहा है कि अंजलि का वेतन राम से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो हम क्वेश्चन के पहली लाइन को देखते हैं। बस पहली लाइन को देखो, अधिक है, ये पहली लाइन हमारा। यदि राम का वेतन अंजलि के वेतन से 10% अधिक है, इसी लाइन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कैसे, समझिए। जिससे तुलना की जा रही है उसकी आय को मान लेंगे हम लोग 100। ठीक है, जैसे यहां पर किससे तुलना की जा रही है, अंजलि के वेतन से। तो अंजलि का वेतन नहीं पता है आपको तो 100 मान लेंगे। और परसेंटेज में एक रूल होता है, अगर हमको कुछ किसी का भी कुछ पता नहीं होता है तो हम 100 मान लेते हैं। 100 क्यों मानते हैं अभी आपको इसका मैं रीजन बताऊंगा। तो हमने मान लिया अंजलि का वेतन 100 है, और माना क्यों, क्यों अंजलि का ही माना, राम का क्यों नहीं मान लिया, इसलिए क्योंकि अंजलि के वेतन से तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, जिससे तुलना की जा रही है उसे 100 मान लेते हैं। तो अगर अंजलि का वेतन 100 माना है तो राम का वेतन कितना हो जाएगा, जो भी इसका वेतन है उससे 10% अधिक। तो 100 का 10% निकालो, तो 100 का 10% क्या होगा, 100 गुणे, और यहाँ पे 10 है, 10/100, परसेंट को 1/100 लिखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 10। यानी कि 10% कितना हुआ, 100 का 10% कितना हुआ, 10 ही हुआ। ठीक है, 100 का 10% क्या हुआ, 10 ही हुआ। मतलब 100 में 10 जोड़ देंगे तो राम का वेतन निकल जाएगा। ठीक है, 110। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं कहूं कि अंजलि का वेतन जो 100, इस क्वेश्चन में कहूं यदि राम का वेतन 20% अधिक है अंजलि के वेतन से, तो 100 का 20% निकालते, तो 20/100, तो 100 से 100 कट जाता, फिर 20 आ जाता, तो यहाँ पे 120 हो जाता। मतलब जितना परसेंट हम लोग बोलते हैं उतना परसेंट, उतना वैल्यू हम उसमें बढ़ा देते हैं 100 में। अगर मैं कहता हूं कि राम का वेतन अंजलि के वेतन से 80% अधिक है, तो अंजलि का अगर 100 है तो राम का कितना हो जाएगा, 180। बात आ रही समझ में। अगर मैं कहता हूं कि राम का वेतन अंजलि के वेतन से 20% कम है, ठीक है, तो 20% कम है तो 20 घटा तो 100 में से, तो 80 हो जाएगा। बात आ रही समझ में, क्योंकि जो वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं 20% है तो 100 का 20% 20 ही होगा। तो अगर कम कह रहा है तो 100 में से 20 घटा तो 80 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10% अधिक कह रहा है तो 10% का हो जाएगा क्या, 110। देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर इसको समझिए। यहाँ पे अगर वेतन 50% बढ़ा, किसी का कहता हूं कि अगर 50% बढ़ गया तो पहले अगर 100 मानोगे तो अभी कितना हो जाएगा, 150। डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको दिमाग में तुरंत रख देना। अगर 60 तीर का मतलब बढ़ा, अगर 60% बढ़ा तो कितना हो जाएगा अब 160। अगर 40% घटा, तीर नीचे है मतलब घटा, 40% घटा तो पहले वेतन 100 है तो अभी कितना हो जाएगा 60। अगर 30% घटा तो पहले वेतन 100 है तो अभी अभी कितना हो जाएगा 70। ठीक है, अगर 110% बढ़ा, मतलब पहले अगर 100 था तो अब 110 जोड़ दो उसमें बस, तो कितना हो जाएगा 220। बात आ रही समझ में। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में सहायता करेगा, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। अब चलिए प्रश्न पे आते हैं जो मैंने बताया। अब आप देखिए यहाँ पर अंजलि का वेतन निकल गया 100 माना, राम का वेतन निकल गया 110। अब आपको दिख रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंजलि का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम होगा, यही क्वेश्चन है। राम के वेतन से तुलना किया जा रहा है तो राम का वेतन कहां होगा, नीचे होगा, और अंजलि का वेतन कितना कम है। अब बताओ अंजलि का वेतन कितना कम है राम से, 10 कम है, तो 10 यहाँ पे नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, किससे तुलना की जा रही है, ठीक है, 110 से। कभी भी राम का वेतन 10 कम है तो राम से तो तुलना नहीं होगी ना, सॉरी, अंजलि का वेतन 10 कम है, यहाँ पर कहा जा रहा है ना अंजलि का वेतन 10 कम है ना, तो अंजलि का वेतन 10 ऊपर हो गया तो अंजलि के वेतन से तो तुलना होगी नहीं। अगर यहाँ पे 100 लिख देता है कोई कंफ्यूजन के मारे, तो आप देखो आप तुलना किससे कर रहे हो, अंजलि का वेतन 10 कम है और किससे तुलना कर रहे हो, उसी के वेतन से। अगर 100 लिख देते तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो इस तरह भी दिमाग लगाया करो, यहाँ पे नीचे क्या होगा 110 ही होगा, क्योंकि तुलना किससे कर रहे हैं आप लोग, राम के वेतन से। अंजलि का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम होगा। मैं ज्यादा समय इस पर इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि आप अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं जब बताऊंगा तो दो, बस केवल 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10/110 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 100/11।
100/11%। और 100/11% को हम लोग क्या ले सकते हैं, 11 से भाग दे दो तो 11 9 99, और 99 में एक जोड़ दो 100, तो 11 9 99 100/11, ये इसको सूक्ष्म रूप में ये लिख सकते हैं, ठीक है, सही के रूप में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि फटाफट इसका आंसर निकालें। पढ़िए इसको, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, किसको हमें 100 मानना है, ए की आय बी की आय से, बी की आय से, बी को 100 मान लो, भाई बी से तुलना किया जा रहा है तो बी को 100 मान लो। तो अगर बी को 100 माना तो ए का कितना हो जाएगा, 125। अब आपको दिख रहा है कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, तो बी की आय कितना कम है, 25 कम है। भैया देखो ना यहाँ पे 25 कम है तो 25 ऊपर, किससे तुलना की जा रही है, ए की आय से, तो 125 नीचे। बात खत्म, गुणे 100 कर दो तो 25 25 125, 5 नीचे आ जाएगा, 5 बार में काटेगा ये, और ये 20%। देखिए बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। मतलब आपको सिर्फ लॉजिक समझना है, जिससे तुलना की जा रही है पहले उसको 100 मान लो, और उसके बाद अगर ज्यादा कह रहा है 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। अगर कहता प्रश्न में कि 25% कम है, तो अगर बी को 100 माना है तो ए का कितना हो जाता, ए का कितना हो जाता, 75 हो जाता। तब प्रश्न क्या पूछता, बी किया ए किया से कितने परसेंट अधिक है। तो आपको दिख रहा है कितना अधिक है, 75 इसका है, 100 बी का होगा, तो 25 25 अधिक है तो 25 यहाँ पे रहता। और किससे तुलना की जा रही है यहाँ पे, 75, यहाँ पे ए किया है तो यहाँ पे नीचे क्या होता, 75। तो जिस तरीके से क्वेश्चन होता है उस तरीके से आप उसको बना सकते हो। अभी आप कंफ्यूज ना हो, फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले जिससे तुलना की जाए उसको 100 मान लो, उसको जैसे इसको 100 माना दूसरे की आय निकल जाएगी, 25% अधिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 125 लिख दिया। अब कहा जा रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। पहले पूछेगा कोई बी की आय ए से कितना कम है, तो 25 कम है भैया, 100 इसका 125 है, तो 25 ऊपर, और नीचे ए से किया है तो 125 नीचे। बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। अगला प्रश्न देखिए, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए कई लोग फार्मूला बताते हैं, मैं फार्मूला आपको नहीं बता रहा हूं, इसीलिए इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, और मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे दिया है। इसके लिए भी कई लोग फार्मूला लगाते हैं, लेकिन जब भी आपको चुनाव का ऐसा प्रश्न आए तो आप मेरे मेथड से सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा। मैं आपको बता दूं, मैं फिर से आपको यहाँ पे याद दिला दूं कि मैंने ट्रिक नंबर 1 जो बताया था वो कितना महत्वपूर्ण है इस प्रश्न के। देखिए मैं इस चैप्टर में भी उस ट्रिक को लगा रहा हूं जो मेरा पहला ट्रिक नंबर 1 था। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, और अगर कोई लोग कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो जानते होंगे कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने 59% वोट प्राप्त किए और वह 5580 वोट से चुनाव जीत गया। बताइए कुल मतों की संख्या क्या है। ठीक है, अब बताएं कुल मतों की संख्या क्या है, हमको नहीं पता भाई, 100 मान लो, हमने मान लिया कि मत कितने थे, 100, कुल मत कितने थे, 100। अब कहा जा रहा है कि जो जीता है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कितना पाया है, कुल उम्मीदवार ने उम्मीदवार जीतने वाले ने 59% वोट प्राप्त किए। तो जो वोट होगा, 100 वोट है तो 100 का 59% कितना हुआ, 59 ही होगा। भाई अभी मैंने ऊपर बताया ना आपको, अगर आपने 100 मान लिया है तो उसका उतना परसेंट वही वैल्यू हो जाती है। देख लो ना, 100 का 59%, तो 100 इंटू 59%, 100 नीचे आ जाएगा तो 100 100 कट जाएगा, 59 आ गया। तो अगर 59% जो जीतने वाला पाया है तो 59 वोट जीतने वाला पाया है। अब देखो, अगर जीतने वाला 100 में से 59 वोट जीतने वाला पा रहा है तो हारने वाला कितना पाया होगा, 41 वोट। भैया घटा दो 100 में से 59, तो हारने वाला कितना पाया है, 41। अब देखो यहीं पे कैलकुलेशन कर लो, जो पहला उम्मीदवार जो है वो कितने वोटों से जीता है आपके अनुसार, 59 में से 41 घटाओ, देखो मैंने यहाँ पे घटाया है, 59 में से 41 घटाओ, 18 वोटों से जीता है। ये मेरा कैलकुलेशन है, मैं कह रहा हूं 18 वोटों से जीता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5580 वोटों से जीता है। मेरा कैलकुलेशन नीचे, 18 नीचे, क्वेश्चन का कैलकुलेशन ऊपर, बाजू में जो पूछा जा रहा है मल्टीप्लाई करके लिखो। क्या पूछा जा रहा है, कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, कितनी थी, 100, तो यहाँ पे लिख दो 100। ठीक है, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 18 का पहाड़ा पढ़ो, अगर जिनको 18 का नहीं पढ़ा 2 से काट देंगे फिर कर लेंगे, लेकिन देखो 18 तिहाई 54, हासिल 1 और 1 और 8 18, 18 एक नम 18। ठीक है, तो 31,000 आपका आ जाएगा, एक जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ का, तो टोटल वोट कितने हो गए, 31,000। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ
यहाँ पे बाजू में क्या पूछा जा रहा है, हारने वाले उम्मीदवार, तो यहाँ पे 41 की वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ पे 100 की जगह क्या लिखते हैं 41 और गुणा कर देते हैं, आंसर हो जाता। अगर पूछता कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला, तो बाजू में क्या लिखते हैं जो पूछा जा रहा है 59। मेरा एक ये लाइन आप लोग याद रखिए, बहुत जगह काम आएगा। मेरा कैलकुलेशन नीचे, क्वेश्चन का कैलकुलेशन ऊपर, बाजू में जो पूछा जा रहा है, बाजू में मतलब गुणा करके यहाँ पे जो बाजू में। आप लोग मेरा पहला ट्रिक देखें, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। और जिनको अगर समझ में नहीं आया है फिर से मेरा वीडियो देख लेंगे बाद में, उनको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि मैं बार बार जैसे आपको समझाऊंगा बताऊंगा एक ही चीज, तो वीडियो लंबी होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई। फेल नहीं है, फेल हो गई वो, ठीक है, परीक्षा में फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स 30% हो, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। अब आपको नहीं पता पूर्णांक, मान लो 100, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अभी आपका। मान लो 100 और आपको कहा जा रहा है कि जो उत्तीर्ण नंबर है वो कितना है 30%, तो 100 का 30% कितना है 30। भाई 100 का 30% 30 ही आएगा, अभी मैंने ऊपर बताया आपको कैसे आता है, 100 का 30% 30 ही आएगा, ठीक है। देखिए ये सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख जरूर दी हैं, लेकिन ये सब दिमाग में कैलकुलेशन करना तुरंत, ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन करने के लिए जिनको अगर मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, केवल 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। देखो कैसे, 30% पासिंग मार्क्स है, आपने 100 मान लिया तो 100 का 30% 30 आ गया। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितने हैं, देखो भाई अगर वो 180 नंबर पा रही है और 30 अंक से फेल हो गई है, मतलब अगर वो 30 नंबर और पाती तो वो पास हो जाती। तो 180 में 30 जोड़ दो, यानी कि 210 नंबर क्या है, पासिंग नंबर है। ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं कितना कह रहा हूं 30 नंबर, मेरा कैलकुलेशन नीचे, तो मेरा कैलकुलेशन कितना है 30, तो मैंने क्या किया 30 नीचे, क्वेश्चन का कैलकुलेशन ऊपर, 210 ऊपर। अब कहेंगे लोग 210 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 210 ही पासिंग मार्क्स है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 180 जब पाई है तो 30 नंबर से फेल हो गई है, तो अगर वो 30 नंबर और पा जाती इसमें, मतलब वो पासिंग नंबर पा जाती, तो इसलिए 180 प्लस 30 कितने होते हैं 210। तो मेरे कैलकुलेशन 30, क्वेश्चन का कैलकुलेशन 210, और बाजू में जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, परीक्षा का पूर्णांक, पूर्णांक है कितना 100, तो बाजू में 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 सत्ते 21, तो ये 7 आ गया, और 2 जीरो यहाँ पे, तो 700 नंबर पासिंग। देखिए कितना आसान है ये समझना, और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, इससे टफ बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप बिल्कुल मेरे प्रश्नों को अभ्यास करके बार बार वीडियो को देखकर आप चीजों को बहुत ही आसान बना सकते हो। जब कभी भी आपको समय मिले, आप शुरू से मेरा ट्रिक नंबर 1 से चालू कर दो वीडियो और देखते रहो। बिल्कुल भी बहुत मैंने सरल भाषा में बताया है, 5-5 10-10 मिनट के वीडियो हैं, अगर आप देखोगे भी तो भी आपके 35 मिनट में पूरे सारे वीडियो आप देख लोगे, ठीक है। आधे घंटे में 1 घंटे में समय दो, अगर आपने 3-4 बार मेरे वीडियो देख लिए तो मैं दावा करता हूं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सही होंगे, ठीक है। तो इसी आशा और इसी विश्वास के साथ कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ऐसे ही मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।